दोस्तों और साथियों, सपनों का मुल्क जहां लोग अपने सपने साकार करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब। वहां जाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, अभी एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश मेरठ का है, जहां से मोहम्मद जैद ड्राइवरी करता था। यानी उसके दो भाई पहले भी वहां सऊदी अरब जा चुके थे और ड्राइवरी करते थे। मोहम्मद जैद भी अपनी आंखों में सपने लेकर के सऊदी अरब गया था, अपने घर वालों को रोता बिलखता छोड़ करके। मोहम्मद जैद के साथ सऊदी अरब में क्या होता है ये भी बताऊंगा। एक ड्राइवर एक सऊदी अरब मालकिन के चंगुल में कैसे फंसता है। 5 साल तक जब तक वो वहाँ रहा, मालकिन ने उसे नोचा, उसके साथ रातें रंगीन की, उसके साथ बलात्कार किया। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाता है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो उसको बलात्कार कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई औरत किसी इंसान को मजबूर करके उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए तो वो भी बलात्कार ही होता है। मर्दों का भी बलात्कार होता है। कैसे एक सऊदी मालकिन ने एक ड्राइवर को, अपने यहाँ नौकरी करने वाले को 5 सालों तक उसका शोषण किया, उसका उत्पीड़न किया। जब उसने अपने घर जाने के लिए कहा तो फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। उसके ऊपर जिनाकारी का, हरामकारी का, गलत नज़र रखने का इल्ज़ाम लगा दिया और वो पहुंच गया मौत की आगोश में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आज आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोहम्मद जैद और एक दूसरे इंडियन की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जिनको सज़ाए मौत मिली। कैसे कैसे इनको सज़ाए मौत मिली वो आपको अभी पता चल जाएगा। मोहम्मद जैद के मामले में तो अभी दोस्तों ये ताज़ा मामला है, पूरी सोशल मीडिया पर आपको पता है कि मोहम्मद जैद मेरठ का रहने वाला सऊदी अरब गया था, ड्राइवरी करता था। जिस कंपनी में पहले वो गया था, जिस कंपनी की वीज़ा उसको आई थी, उस कंपनी में उसको उसके हिसाब के पैसे नहीं मिलते थे, वहाँ से वो छोड़ देता है। फिर दूसरे के यहाँ पहुँचता है, वहाँ वो गाड़ी चलाता है तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो अब उस कफील ने, जिसकी वो गाड़ी थी, उसके ऊपर केस करा दिया कि इसने मेरी गाड़ी का नुकसान किया है। उसके ऊपर इतना जुर्माना लगाया गया कि वो अगर 10 साल भी वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता तो शायद उस जुर्माने को वो पूरा ना कर पाता, उसकी वो भरपाई नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ से भी भाग गया। उसका एक पाकिस्तानी दोस्त था। अब जाहिर बात है, बाहर 7 समंदर पार, इतनी दूर, इतने बड़े मुल्क में आप पैसा कमाने के लिए गए हो, ना वहाँ भाई है, ना आपकी बहन है, ना माँ है, ना बाप है। तो जो और बाहर मुल्कों से आए हुए लोग होते हैं वही आपके यार दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहम्मद जैद का भी एक दोस्त बन गया था पाकिस्तानी। उसका कोई पुलिस वाला जानने वाला था, उसने उसकी मुलाकात उससे करा दी। जब मोहम्मद जैद की मुलाकात उस पुलिस वाले से हुई तो उस पुलिस वाले से उसने बताया कि यार ये इंडियन दोस्त है मेरा, ये बड़ा परेशान है, इसको काम की तलाश है, एक बढ़िया ड्राइवर है। अब उस पुलिस वाले ने उसको ड्राइवरी पर रख लिया कि तुम मेरी गाड़ी चला लिया करो, मेरे पास भी गाड़ी है। दोस्तों वो उसके यहाँ नौकरी करने लगता है। काम बताया गया कि कुछ सामान मैं तुम्हें दूंगा, यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ तुम्हें ले जाना है। दोस्तों इसी तरह से मामला चलते रहते हैं। वो उसके सामान को डिलीवरी करता रहता है जहाँ भी वो कहता था। मोहम्मद जैद कहता है कि कभी उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जिस सामान की वो डिलीवरी इधर से उधर, उधर से उधर कराता है, आखिर उन बैगों में होता क्या है, वो सामान क्या है। वो कहता है कि एक दिन वो अपने उस मालिक से जाने के लिए कहने लगा। उस मालिक से कुछ उसकी अनबन हो जाती है। वो सऊदी मालिक, उसके बीच में और उसके बीच में थोड़ी सी कुछ खटास आ जाती है। तो अब वो उस इंडियन ड्राइवर यानी मोहम्मद जैद को पकड़वा देता है। उसके पीछे पुलिस लग जाती है। पुलिस ने जब चारों तरफ से उसको घेरा, वो गाड़ी में डिलीवरी के लिए वही बैग उसके रखे हुए थे, उसमें सामान था, कुछ कपड़ों के बीच में उसमें ड्रग था, हीरोइन थी, कोकीन थी, इस तरह के नशा आवर चीज़ें थी जो कि सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल मनाही है। जिन चीज़ों के लिए सज़ाए मौत दी जाती है। अब वो बेचारा क्या करता, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या करता, उसने बताया कि मैं तो फला आदमी की, जो कि पुलिस वाला है, उसकी गाड़ी चलाता हूँ। जब दोनों का आमना सामना कराया गया तो वो सऊदी था। वो तो सऊदी अरब की ज़बान जानता है, वो सब कुछ है।
दोस्तों वो मुकर जाता है। उसने कहा कि मैंने इस आदमी को सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए दे रखी है, मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में ये क्या कारोबार करता है, ये ड्रग्स का धंधा करता है, लड़कियों की सप्लाई करता है, ये क्या क्या कारोबार करता है मुझे नहीं पता। यानी उसको ऐसे दोराहे पर उसने छोड़ दिया कि जहाँ से लौटना, जहाँ से वापस जाना बहुत ही मुश्किल था। वो कानून के पंजे में फंस चुका था। अब वहाँ पर कानूनी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। ड्रग्स, नशा, कोकीन, इस तरह के जो ख़तरनाक नशे हैं उनकी स्मगलिंग करने में अगर कोई भी पकड़ा जाए, वो बाहर का हो या सऊदी का हो, सज़ाए मौत होती है। और दोस्तों बाहर के लोगों पर अक्सर ये मामला ज़्यादा बन जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ की वो लोग ज़बान नहीं जानते। दूसरी समस्या ये है कि जो सऊदी होते हैं वो अपनी ज़बान में अपने कुछ गवाहों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो किसी न किसी फंदे से बच ही जाते हैं। लेकिन बेचारा इंडियन ना तो वहाँ की ज़बान जानता है, ना वहाँ के कानून जानता है, और वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता है और वो बन जाता है असली मुजरिम। अब ऐसे ही मोहम्मद जैद भी बन गया है असली मुजरिम। उसको मौत की सज़ा मुकर्रर कर दी गई है कि यानी उसको फांसी दी जाएगी। एक दूसरा इंडियन, दोस्तों बहुत पुरानी बात है, लगभग सन 2003 के आसपास की बात है कि सऊदी के अंदर ड्राइवरी यानी फैमिली ड्राइविंग में कि जहां घर वालों को इधर से उधर किया जाता है, यानी वो शॉपिंग के लिए जाए या अपने किसी काम के लिए जाए, उस ड्राइवर का काम यही होता है। इसी वीज़ा पर एक इंडियन दूसरा गया था। वो आदमी जिसने उसको बुलाया था उसकी लगभग 80 साल की उम्र थी और 80 साल की उम्र में उसकी 4 पत्नियां थी। दोस्तों 80 साल की उम्र, 4 पत्नियां, कैसे उनको खुश कर पाता? ज़्यादातर सऊदी लोगों की जो है वो 3-3, 4-4, 2-1 पत्नी इसी तरह से होती है। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन पत्नियां उनकी जवानी रहती हैं। अब उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो अपनी पत्नियों की भरपाई कैसे करें, उनको जिस्मानी सुख कैसे पहुंचाएं। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ शादी 3 या 4 या 5 वो ही करनी है। अब वो क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वहाँ की औरतें उन बूढ़े लोगों के साथ शादी करने के बाद खुश रहती हैं या बस वो उसको अपना नसीब मान लेती हैं। जिस्म की आग उन्हें भी तड़पाती है, वो उनके भी नाजायज़ ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बन जाते हैं। ऐसे ही जब वो फैमिली ड्राइवर वहाँ पर गया था ड्राइवरी लाइन में, तो अब उस 80 साल के बूढ़े की एक पत्नी अब उस ड्राइवर के ऊपर उसकी नज़र आ गई थी। उस इंडियन ड्राइवर के साथ वो जब शॉपिंग करने जाती तो अपने साथ उसको वो कभी कैफ़े में ले जाती, कभी अच्छे अच्छे खाने खिलाती, कभी उसको कोई गिफ्ट देती। यानी कुल मिलाकर उस औरत का दिल उस पर आ गया था। जब एक दिन उस ड्राइवर से, उस लड़के से, इंडियन लड़के से उसने अपनी इच्छा जाहिर की, उस मालकिन ने कहा कि मेरा जो पति है ये 80 साल का बूढ़ा हो चुका है और 4 पत्नियां हैं इसकी, ये हमें खुश नहीं कर पाता, इसलिए तुम यहाँ पर नौकरी करते हो, 5 साल के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुमसे मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। वो ड्राइवर, वो लड़का हिंदुस्तानी डर जाता है, वो मना करता है कि मैडम मैं ये काम नहीं करूँगा। 7 समंदर पार अपने घर वालों को रोता बिलखता छोड़कर मैं यहाँ अय्याशी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जब उस औरत ने देखा कि ये किसी तरह से भी तैयार नहीं है, और दोस्तों होता ही यही है, जो बाहर के लोग कुछ इस तरह के लोग होते हैं जैसे बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, ये बड़ी आसानी के साथ जो है इस मामले में इन काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अक्सर इंडियन जो लड़के होते हैं, इंडियन जो लोग होते हैं, वो बहुत डरते हैं, घरों की जिम्मेदारियां और ये वो, इन सब जिम्मेदारियों में वो दबे होते हैं, इसीलिए वो ऐसे काम करने से डरते हैं। उसने भी कहा था कि मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मैं ये काम को नहीं कर सकता, अगर मालिक को पता चल गया तो मुझे तो वो मौत की सज़ा दिला देंगे, मुझे तो वो जेल करा देंगे, फिर क्या होगा। उस औरत ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अब उस औरत ने कहा कि अगर तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा ना किया तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर गलत नज़र रखने का इल्ज़ाम लगवाकर तुम्हें जेल के अंदर बंद करा दूंगी। दोस्तों कैसी मजबूरी थी उस लड़के की, इधर भी खाई थी इधर भी खाई थी। अगर उसकी ख्वाहिश को पूरा करता है
तब भी उसको ख़तरा था, अगर वो नहीं करता है तब भी उसको ख़तरा था। अब वो औरत कह रही थी कि मेरी बात पर सब यकीन भी कर लेंगे क्योंकि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरा पति बूढ़ा है और तुम्हारे ऊपर भी, तुम भी जवान हो, खूबसूरत हो, तो इस मामले में ज़्यादा मेरी ही चलेगी। अब वो बेचारा मजबूर हो जाता है, वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है और लगातार उसकी वो ख्वाहिश को जब भी वो चाहती तभी वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करता रहा। उस सऊदी मालकिन को उस मालकिन ने ये खबर ही नहीं लगने दी कि कब उसके साथ वो ड्राइवर हमबिस्तर होता था, कब वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करता था, क्योंकि वो अक्सर काम के सिलसिले में जब भी बाहर जाता एक दो दिन के लिए, वो तभी उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती। इसी तरह से मामला चलते चलते 5 साल का अरसा पूरा हो जाता है। यानी जब तक के लिए वो सऊदी गया था 5 साल के लिए, उसकी समय सीमा पूरी हो गई थी। अब वो घर आना था। उसने अपना पासपोर्ट मांगा उस मालकिन से कि मालकिन, जो मेरा पासपोर्ट आपके पास जमा है वो दे दीजिए, क्योंकि जो कोई भी ड्राइवर हो या कोई भी किसी काम के लिए भी क्या किसी कफ़ील के यहाँ जाता है तो उसका पासपोर्ट जो होता है वो कफ़ील के यहाँ, वहाँ के सऊदी के यहाँ वो अमानत के तौर पर रख लिया जाता है और जब उसकी वो समय सीमा पूरी हो जाती है तो उसका पासपोर्ट वो वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन वो औरत उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उस औरत ने कहा कि अगर तुम चले जाओगे तो फिर मेरी ख्वाहिश को पूरा कौन करेगा? 5 साल से जो मैं जिस्मानी सुख तुमसे पूरा कर रही हूँ वो सुख अब कौन करेगा? क्योंकि मेरा पति तो अब और भी ज़्यादा उम्र का हो चुका है, वो तो इस काम का बिल्कुल रहा ही नहीं। उसने कहा कि मालकिन, मैं 5 साल के लिए यहाँ पर आया था, अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ मिल कर के वहाँ उनके साथ अपना घर मकान और अपनी बहनों की शादियाँ, तमाम जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। उसने मना कर दिया था कि जो भी तुम्हें पैसा घर भेजना है वो भेजते रहो, लेकिन तुम घर नहीं जाओगे। दोस्तों, वो बेचारा कब तक रहता? उसने जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करी और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उस औरत ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उसको गिरफ़्तार करवा दिया। पुलिस से उसने कहा था कि ये लड़का बहुत ही गंदा लड़का है, ये रात को हमारे कमरे में आया और इसने हमारे साथ जो है वो गलत काम करने की कोशिश की और इसने ज़बरदस्ती हमारे कपड़ों को फाड़ डाला और इसने ज़बरदस्ती हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस तरह के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिए थे। दोस्तों, जब उसको गिरफ़्तार किया गया तो उस लड़के ने तमाम सफाई अपने तरफ से देने की कोशिश की और उसने कहा कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि ये मालकिन पिछले 5 सालों से मुझे टॉर्चर करती है और 5 सालों से मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाती है। वो बेचारा डरा हुआ था, सहमा हुआ था और उसने सारी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती है, ना ही सुनी जाती है। उस औरत ने रो रो करके पुलिस स्टेशन में कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ कि मेरा नाखून भी किसी ने नहीं देखा है, मैं अपने शौहर की इज़्ज़त हूँ और उनकी इज़्ज़त को भला हम कैसे पामाल कर सकते हैं? ये लड़का बहुत गलत है, इसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। बहरहाल कुल मिलाकर उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उस लड़के की बेगुनाही साबित नहीं हो सकी थी और वो जेल की सलाखों के पीछे सज़ा काट रहा। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको सऊदी मालकिनों ने इस्तेमाल किया और फिर उनको काल कोठरी में बाद में जेल में डलवा दिया। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर गलत काम में पकड़े गए हैं और फिर उनको सजाए मौत हो जाती है। साल के साल ये तमाम आंकड़े आते हैं कि सऊदी लोगों की कितनी फांसी हुई, पाकिस्तान के लोगों को कितनी फांसी हुई और इंडियन लोगों को कितनी फांसी हुई। दोस्तों, ये आंकड़े हर साल सऊदी अरब के अंदर निकाले जाते हैं। ज़्यादातर जो फांसी मिलने वालों में जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान के और इंडिया के लोग ज़्यादा होते हैं। सऊदी लोग ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको फांसी होती है या कोई गलत ऐसे मामलों में वो किसी न किसी तरह से छूट ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखते हैं किस भाई ने क्या कहा। दोस्तों, कमेंट करने वालों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मोहम्मद मुमताज़। ये बहरीन में रह कर के हमें सुनते हैं और नेपाल के रहने वाले हैं। आगे फिर एक कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अच्छा लगा बयान सुन कर के, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन यह है अफरोज़ जहां। आगे फिर एक कमेंट है राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, और ये है सलाम, आई एम फ्रॉम यूके, शब्बीर
बंगी, वेरी नाइस स्टोरी। आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, इससे दुनिया की जानकारी मिलती है। शुक्रिया भाई। तारिक हुसैन खान नसीरी, ये है कांग्रेस नेता, ज़िला फ़ारुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। महराज आलम दिल्ली से के गोंडा से ये हमें सुनते हैं। मोहम्मद तौकीर, वेरी नाइस स्टोरी। अब्दुल हादी, तकदीस फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाज़ार, कानपुर में। मैं पारस गिरी गोस्वामी, पांचला, साचौर से। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी खुर्शीद भाई, और कहानी शानदार है, दमदार है, और एक अच्छी कहानी है। सैफुल रहमान बेटी है, सुमैया रहमान। खुर्शीद भाई, मोहम्मद आशिक अंसारी, आपकी किस्सा बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए रोज़, मैं आपकी कहानी को रोज़ देखता हूँ, और आप ज़िला में फुल यूपी से हूँ। वेरी वेरी गुड स्टोरी। सत्येंद्र पटेल, वाइफ है सीमा पटेल, सूरत गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुर्शीद भाई, कितने दिनों बाद आज मैं आपको अपना कमेंट लिख भेज रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की कहानी, बहुत सारे कहानी है, लेकिन आपने जो कहानी, वो बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ताहिर, सरपंच साहब, ज़िला दरभंगा, बिहार से हैं। अच्छा जी। मोहम्मद रऊफ़, वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। डी ए कुरैशी, बमानीपुर, उसराहार, इटावा, उत्तर प्रदेश से। संजय कुमार पत्नी है, रक्षा रानी, पुत्र है सिद्धार्थ सार्थक, गांव रामखेड़ा, जिला बिजनौर से हैं। और राजवीर सिंह पोसवाल, एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल, पत्नी है ममता बैंसला बघौल। जे एच चौधरी, द्वारका, दिल्ली से है। मुकेश कुमार राजक, पत्नी है नीतू देवी, ये बिहार से हैं। राजकिशोर चौरसिया, महाबालेश्वर से हैं। और आप देखने गए थे चच्चा जान, आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे आप बता रहे हो। ये इस तरह की जो बातें होती हैं ना, देखा तो कोई भी किसी को नहीं, देखा तो आपने राम को है या सीता को देखा है आपने? नहीं देखा ना। बताया गया है कि राम जी इस धरती पर आए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, 14 साल का उन्हें वनवास हुआ था, सीता से उनकी शादी हुई थी, उनके छोटे भाई श्री कृष्ण थे, और हनुमान जी उनके भक्त थे, और उनके वो मतलब आसपास ही रहा करते थे, ज़्यादा जब उनकी देखभाल किया करते थे। और श्रीलंका से सीता को जो लेने पहले गए थे वो हनुमान जी गए थे। तो ये सारी आपने या मैंने ये काम होते हुए देखे नहीं हैं, ये सुने हैं, इतिहासकार की किताबों में लिखे हैं। उन्हीं से हमें पता लगा कि इस तरह के मामलात हुए हैं। महाभारत होते हुए आपने देखी है? नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन हाँ महाभारत हुआ है। तो ये चीज़ें जो है भाई साहब, पुराने ज़माने की जो हुए हैं वाक़यात, वो हमें किताबों से मिलते हैं। ये क्या बचपने का सवाल किया? शायद मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी अकल की कमी है। कुलवंत सिंह, ये हैं रेहर, बिजनौर से। तो दोस्तों, सभी के नाम मैंने ले लिए। चलिए, कल आपको फिर एक नई कहानी में मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।